हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट और आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो कुछ ये जो मेन फोकस पॉइंट्स हैं जैसे गैदरिंग एंड हंटिंग, पेस्टोरलिज्म के अंडर आता है नोमैडिक हर्डिंग, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। तो ये हमारे कुछ मेन फोकस पॉइंट है जिन पे आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहले आते हैं हम लोग गैदरिंग एंड हंटिंग पे। गैदरिंग एंड हंटिंग जो है, गैदरिंग एंड हंटिंग ये आपको प्रैक्टिस किया जाता था। दे आर प्रैक्टिस्ड बाय प्रिमिटिव सोसाइटीज, प्रैक्टिस्ड बाय प्रिमिटिव सोसाइटीज, प्रिमिटिव मतलब जो बहुत ही ज़्यादा जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, गैदरिंग एंड हंटिंग से ही अपना गुजारा करते थे। गैदरिंग एंड हंटिंग से क्या उन लोग का क्लोथिंग भी और क्या कर सकते फूड, क्लोथिंग एंड फूड एंड क्लोथिंग दोनों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं वो लोग गैदरिंग एंड हंटिंग से ही। सही है। तो फिलहाल जो है आपका गैदरिंग थोड़ा बहुत मार्केट ओरिएंटेड भी हो चुका है। गैदरिंग हैज़ बिकम मार्केट ओरिएंटेड, क्योंकि जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स और हम बोल सकते हैं लैटेक्स, फिर हर्ब्स, ये सब जो है प्रिमिटिव सोसाइटीज लोग क्या करते हैं, अभी भी ये क्या होता है, कलेक्ट करते हैं और बाहर के मार्केट में बेच देते हैं ताकि कुछ मुनाफा हो जाए इनका। आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? हाई ऑल्टीट्यूड जोन, हाई ऑल्टीट्यूड में कहाँ? नॉर्दर्न कनाडा, और लो ऑल्टीट्यूड में कहाँ? साउथ ईस्ट एशिया और अमेज़न बेसिन। ये कुछ बेसिक एरियाज है जहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड में आपका नॉर्दर्न कनाडा है, साउदर्न साइल बोल सकते हैं, और लो ऑल्टीट्यूड में आपका साउथ ईस्ट एशिया, अमेज़न बेसिन और भी बहुत सारे इलाके हैं। अब आते हैं पेस्टोरलिज्म में। अब हमारा टॉपिक है पेस्टोरलिज्म आगे होता क्या है? पेस्टोरलिज्म में होता है रियरिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पेस्टोरलिज्म आगे हम बोलते हैं रियरिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को ही हम बोलते हैं पेस्टोरलिज्म। अब ये जो पेस्टोरलिज्म है डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, मतलब पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रेफर टू चूज देयर ओन एनिमल्स विच आर कंपैटिबल विद देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस, है ना। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो कंपैटिबल है, जो एनिमल्स वहाँ के एरिया, वही एनिमल्स चूज़ करते हैं और उसको जो है डोमेस्टिकेशन करते हैं, उस एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते हैं फॉर फूड। और हम बोल सकते हैं फूड के लिए भी पर्सनल यूज़ के लिए वो होता है और कमर्शियल यूज़ के लिए भी होता है। ठीक है। पेस्टोरलिज्म के अंडर आता है आपका नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो अब नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है देखते हैं। पेस्टोरलिज्म के अंडर ही आपका आता है नोमैडिक हर्डिंग।
नोमैडिक हर्डिंग, बेसिकली ये ट्राइब्स लोग जो होते हैं उन वो करते हैं, ये परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स, सही है। जो पहाड़ी इलाके में जो ट्राइब्स होते हैं वो मैक्सिमम ये नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं। अब जो है ट्राइब्स परफॉर्म करते हैं इसको, तो बेसिकली जो एनिमल्स जो रेयर किए जाते हैं, एनिमल्स reared on the basis of लोकेशन। जैसे आर्टिक रीजियन में आपका रेनडियर को डोमेस्टिकेशन किया था, रेनडियर का डोमेस्टिकेशन किया जाता है। सहारा में आपका कैटल, सही है। और हम बोल सकते हैं सहारा में कैटल किया जाता है, और बोल सकते हैं। और जो माउंटेनस एरियाज हैं, माउंटेन एरियाज जो हैं वहाँ पे याक और लामास का डोमेस्टिकेशन किया जाता है, सही है। आगे बढ़ते हैं। नोमैडिक हर्डिंग में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस। इसका आगे का डेफिनेशन क्या है? तो आगे का ट्रांसह्यूमेंस होता क्या है? तो ट्रांसह्यूमेंस एक प्रोसेस है, बोल सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस बाय नोमैडिक हर्डर्स। ये क्या करते हैं? समर के टाइम पे, ड्यूरिंग समर दे माइग्रेट फ्रॉम प्लेन एरिया टू माउंटेनस एरिया। उससे क्या होता है? माउंटेन का टेम्परेचर, माउंटेन वहाँ तक का टेम्परेचर जो है कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द लोलैंड्स, है ना। तो क्या करते हैं, समर में प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया में ट्रैवल करते हैं या फिर माइग्रेट करते हैं। वहाँ पे अच्छा खासा, मतलब अब उसको उनके जो पैस्चर होते हैं उन लोग के लिए खाना मिलता है ना। और हम बोल सकते हैं कि विंटर में क्या करते हैं, माउंटेन से प्लेन्स में चले आते हैं, है ना। ये बेसिकली माइग्रेट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेटर रियरिंग ऑफ देयर एनिमल्स, है ना। तो उसी को बोला जाता है ट्रांसह्यूमेंस। वो प्रोसेस जो है उसी को बोला जाता है ट्रांसह्यूमेंस। कुछ टाइप्स हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। हिमालयन रीजन में जो है, हिमालयन रीजन में कुछ बेसिक बकरवाल्स हैं, बकरवाल्स, भोटियास एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। अब जो पेस्टोरल लैंड्स, मतलब जो दिन पर दिन जो कमते जा रहे हैं, द नंबर ऑफ पेस्टोरल लैंड्स हैव बीन डिक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज बना दिया जा रहा है। और जो कुछ नए नए कंट्रीज हैं वो कुछ नया मतलब बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्डिंग के क्या करना पड़ेगा, एरिया क्लियर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है पेस्टोरल लैंड्स जो है कमते जा रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब नोमैडिक हर्डिंग के बाद आता है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, नोमैडिक हर्डिंग के बाद आता है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। कमर्शियल लाइवस्टॉक जो रियरिंग है, ये एक्चुअली मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी है। ये क्या है? इज अ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी। ये बेसिकली एक मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी है जहाँ पे स्पेशलाइज्ड वे ऑफ डोमेस्टिकेटिंग एनिमल फॉर मार्केट पर्पस, है ना।
तो मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी है, और यहाँ पे मैकेनाइज्ड पूरा जो प्रोसेस होता है वो मैकेनाइज्ड होता है, ठीक है। जो मेनली जो जो लोग रियर करते हैं वो होता है सीप, गोट, हॉर्सेस, है ना। इनसे जो प्रोडक्ट निकलते हैं, मीट या फिर हम बोल सकते हैं मिल्क, ये सब मार्केट में चला जाता है ना। और इसका ये स्पेशलाइजेशन है कि सिंगल टाइप ऑफ एनिमल, बस कोई एक एनिमल को ही ये लोग रियर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और एक इसका मेन पॉइंट है ये कि थोड़ा सा इसको हम बोल सकते हैं कि थोड़ा कॉस्ट, थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट इसका ज़्यादा है, कॉस्ट इसका थोड़ा ज़्यादा है। और ये जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग है, इसमें जो है एनिमल्स के हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। मतलब एनिमल्स से प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एनिमल्स को उसका हाल पे छोड़ दे रहे हैं। अगर कुछ दिक्कत होता है तो ये लोग उसका जो मतलब मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेल कराते हैं, है ना। तो ये आपका कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है एग्रीकल्चर। अब आता है एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा पार्ट सेक्शन है, इस चैप्टर का बहुत बड़ा ह्यूज सेक्शन है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका डिवाइडेड है 2 पोर्शन पे। एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, और एक है आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, है ना। बेसिकली एग्रीकल्चर 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है प्रिमिटिव और एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी, और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड अदर देन वेट पैडी, ठीक है। ये इसका डिवीज़न है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंसेस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न। इसमें क्या होता है, वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड। टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का होता है, मतलब वर्क इज़ डन एट द प्रिमिटिव लेवल, हम बोल सकते हैं वर्क इज़ डन एट द प्रिमिटिव लेवल। जो काम होता है एकदम बेसिक काम किया जाता है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी का लेवल लो रखा जाता है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो है। और बेसिकली इसमें किया क्या जाता है, किसी एक पैच ऑफ लैंड में क्या किया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर करने के बाद जो है वहाँ पे खेती करने के बाद उसको जला दिया जाता है, जला के उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 3 साल 4 साल 5 साल बाद जो है वो जो जला वो जो पार्ट है वो खुद ब खुद मैन्यूर तैयार करता है, और वो फिर से प्लांटेशन के लिए हम बोल सकते हैं कि वो फिर से प्लांटेशन के लिए फर्टिलाइज हो जाता है ना। लेकिन इससे दिक्कत क्या है कि
इसको मल्टीपल टाइम यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो जो जगह जो है पूरा बेकार हो जाएगा, कोई यहाँ पे कोई कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसका यही एक डिमेरिट हम बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आपका पैसा भी कम है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आपका वर्क पूरा प्रिमिटिव लेवल पे होता है ना, एकदम बेसिक काम किया था इसमें। अब हम आते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसको हटाते हैं। अब हम आते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है, इसका भी 2 डिवीज़न है, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस dominated by wet paddy। वेट पैडी का मतलब होता है आपका जनरली राइस। तो ये जो मतलब ये जिस एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसमें वेट पैडी डोमिनेट करता है, वहाँ मैक्सिमम जो है राइस ग्रो किया जाता है। और ये बेसिकली जो मानसून एरिया है, मानसून एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मानसून विंड्स जो है अपने साथ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल लाता है ना। तो जो मानसून एरिया है वहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो लैंड होल्डिंग होता है, लैंड मतलब जो जितना लैंड लेके कल्टीवेशन किया जाता है वो आपका बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। मानसून एरिया से वहाँ पे लैंड होल्डिंग स्मॉल because of very high डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। वहाँ का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना, उसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है इसके वजह से क्या होता है, पर कैपिटा इनकम तो आपका हम बोल सकते हैं कि हाँ, पर कैपिटा जो लैंड का होल्डिंग होता है और जो ग्रोथ होता है वो आपका डिसेंट रहता है। पर लेबर अगर हम बोलेंगे तो उतना कुछ खास होता नहीं, क्योंकि इसमें जो है पूरे मैक्सिमम जो है घर के लोग ही काम करते हैं, है ना, घर के लोग ही एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन वेट पैडी। इसमें क्या होता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट में जो डिवीज़न है वो उसका बात कर रहे हैं हम। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन वेट पैडी। ये अदर देन वेट पैडी क्यों बोला, क्योंकि डिफरेंट रिलीफ होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग होता है ना, और लोकेशन भी अलग होता है। उसके वजह से जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप का हम लोग कल्टीवेशन देख सकते हैं, है ना। सो जो क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो किया जाता है वो होता है वीट, बार्ली बोल सकते हैं, सोयाबीन एंड मैनी मोर। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ खास अच्छा होता नहीं है, और जो मानसून विंड्स का यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट पड़ता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो है आपका ये सब क्रॉप्स ग्रो किया जाता है जिसमें ज़्यादा पानी का मतलब जिसमें ज़्यादा पानी नहीं लगता है, थोड़ा ड्राई क्लाइमेट जो प्रेफर होता है ना, इसलिए यहाँ पे ये सब ग्रो किया जाता है। सही है। अब हम आते हैं इसके बाद आपका जो आता है वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, है ना। इसके बाद आता है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन
एग्रीकल्चर, ये बेसिकली होता क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर बेसिकली होता क्या है? बेसिकली ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये सेटअप किया गया था बाय कॉलोनीज। कौन सी कॉलोनीज? यूरोपियन कॉलोनीज, यूरोपियन कॉलोनीज। कौन कौन से? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जब आए थे इंडिया में अपना मार्केट बैठाने के इरादा से, तभी ये लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश करके गए थे। तब ये उन लोग के हाथ में था, अभी हमारे अपने गवर्नमेंट के हाथ में है ना। तो यही बात था। प्लांटेशन एग्रीकल्चर बेसिकली क्या क्या प्लांट? कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी, टी, शुगर केन, है ना। ये सब जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, बेचते हैं, जिससे हमारे इंडिया के इकोनॉमी में थोड़ा हेल्प होता है। तो इसको बोला था प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें जो बेसिकली जो पूरा प्रोसेस है वो हाईली मैकेनाइज्ड होता है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव तो रहेगा ही, और जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एरियाज में इसको प्रैक्टिस किया जाता है ना। और इसका जो हाईली मैकेनाइज्ड तो होता ही है, पर लेबर एफिशिएंसी भी इसमें ज़रूरी है ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छा हो सके, है ना। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो आपको क्या है? लार्ज एरिया होल्डिंग होता है, ठीक है, बहुत ही ह्यूज एरिया को लेके प्लांटेशन किया जाता है। सिंगल क्रॉप होता है, मल्टीपल क्रॉप नहीं होता है, ठीक है, सिंगल क्रॉप होता है। और हम बोल सकते हैं आपका हाईली मैकेनाइज्ड, पहले ही बोल चुका हूँ, हाईली मैकेनाइज्ड होता है। जो होल प्रोसेस है पूरा सबसे ज़्यादा मैकेनाइज्ड होता है। और हम बोल सकते हैं HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है। HYV मतलब हाई यील्डिंग वैराइटीज़ जो होते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, है ना। और जो फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर्स, इसका भी ख्याल रखा जाता है ताकि सॉइल को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, है ना। ये क्या आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आपका ट्रांसपोर्ट का भी ख्याल अच्छे से रखा जाता है। जो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और जाएगा, है ना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन अगर सही टाइम पे नहीं होता है तो रॉ मटेरियल का क्वालिटी जो है ख़राब हो सकता है। जैसे शुगर केन है ना, तो उसको अगर एक मिनिमम टाइम के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया तो उसमें से जो क्या बोलते हैं उसमें से जूस है वो सूख जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है ना। तो शुगर केन को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, इट्स 24 आवर्स जो टाइमिंग होता है वो शायद 24 आवर्स होता है। 24 आवर्स के अंदर में ही आपको शुगर केन का जो है प्रोसेसिंग कर लेना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए जहाँ पे उसका ज़रूरत है ना। अब हम बात करने वाले हैं जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट किया था। फ्रेंच जो थे वो कोकोआ एंड कॉफ़ी पे, ब्रिटिश टी गार्डन्स, इंडिया और श्रीलंका में बहुत बड़े बड़े टी गार्डन्स इन्होंने बनाया था। और जो डच है वो शुगर केन पे इनका इंटेंशन था, मेन इंटेंशन इनका शुगर केन पे था, ठीक। इसके बाद हम आते हैं इंटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ये आपको प्लांटेशन गया, इसके बाद आएगा इंटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। इसके कुछ बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपका जो लैंड होल्डिंग है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो एंटायर प्रोसेस प्लविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक सब हाईली मैकेनाइज्ड होता है, सही है। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली मैकेनाइज्ड, और ये इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड एरियाज में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। जो डोमिनेटेड क्रॉप है वो आपका वीट रहता है, और जो अदर क्रॉप है उसमें राई, बार्ली, ओट्स, ये सब आते हैं, ठीक है। इंटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में इतना ही, और जो होता है सब कमर्शियल बेसिस पे होता है, ठीक है। जितना भी काम होता है सब कमर्शियल बेसिस पे ही होता है। और ये जो प्रैक्टिस किया जाता है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है। दिस आर प्रैक्टिस्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आपका आता है मिक्स्ड फार्मिंग। इसके बाद आपका आता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग बेसिकली ये जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। हाईली डेवलप्ड, इस वर्ड से आप समझ सकते हैं जो सिंगल क्रॉप नहीं होता है, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, मल्टीपल क्रॉप्स का प्लांटेशन किया जाता है ना। जो आपका जो मिक्स्ड फार्मिंग है ये हम बोल सकते हैं मल्टीपल क्रॉप्स होता है, ठीक है, मल्टीपल क्रॉप्स, ठीक, और इसमें क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस किया जाता है। क्रॉप रोटेशन, इसका रीज़न क्या है, मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इसका मेन रीज़न है क्रॉप रोटेशन करने का, ठीक है। और ये मिक्स्ड है, मतलब हर तरह का क्रॉप इसमें कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है ना, वीट, बार्ली, सब एवरीथिंग, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग में आपका इतना ही है। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक, कुछ बेसिक एरियाज हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस किए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। इसका फ़ायदा क्या था मिक्स्ड फार्मिंग का, आपका मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया था, क्योंकि देखिए आपका इन्वेस्टमेंट तो ह्यूज है ही, इससे जो प्रॉफिट है वो भी आपका बहुत ज़्यादा आता है ना। मिक्स्ड फार्मिंग का डिमांड भी आपका बहुत ज़्यादा रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका डेयरी फार्मिंग। आता है आपका डेयरी फार्मिंग। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या होता है आपका, चीज़ है ना, चीज़, बटर, ये सब जो डेयरी प्रोडक्ट्स है हम बोल सकते हैं बाई प्रोडक्ट्स, है ना। मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट्स मेनली आपको मिल्क से जो बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना, उसको हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो डेयरी फार्मिंग में क्या है, मैक्सिमम आपका जो है जो एनिमल्स मिल्क देते हैं, दूध देते हैं, उनको रखा जाता है ना। तो काऊ हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है कैपिटल इंटेंसिव है ये, ठीक है, कैपिटल इसका कैरेक्टराइजेशन है ये सब। ये कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है, लार्ज होल्डिंग ऑफ लैंड, लार्ज होल्डिंग ऑफ लैंड, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, है ना, रहना ज़रूरी होता है ताकि फ्रेश मिल्क या फिर फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सके या फिर मतलब भेजा जा सके, है ना। ट्रांसपोर्टेशन बेटर रहना चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हाईली मैकेनाइज्ड तरीका यूज़ किया जाता है। जो काउस हैं या फिर जो एनिमल्स हैं उनके हेल्थ पर भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। फीडिंग और मिल्चिंग का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है ना। ये आपका आता है डेयरी फार्मिंग में। अब हम आते हैं कि बेसिकली ये प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है। बेसिकली ये प्रैक्टिस किया जाता है आपका अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पे मैक्सिमम जो सेक्टर है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है ना। जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जा सकता है, और जहाँ गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है ना, ताकि जो डेयरी जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो जाए, सही मतलब जो टाइमिंग जो उसको चाहिए उस टाइम पे वो पहुँच जाए कंज्यूमर के पास, है ना। इसके बाद हम आते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। अब ये जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है ये बहुत ही ज़्यादा जो है स्पेशलाइज्ड सेक्टर हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर का, बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर में स्पेशलाइज्ड सेक्टर है, ठीक है। ये आपका कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, आपका ये प्रैक्टिस किया जाता है आपका नॉर्थ अफ्रीका और आपका यूरोप में। नॉर्थ अफ्रीका
एंड यूरोप के कुछ हिस्से में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। जो मेन कल्टीवेशन होता है आपका ग्रेप्स का होता है, ग्रेप्स, जिसको हम बोलते हैं विटीकल्चर। इसको हम बोल सकते हैं कॉमन जो फ्रूट होता है वहाँ पे, यहाँ पे मेडिटेरेनियन में जो कल्टीवेट किया जाता है वो आपका ग्रेप्स होता है ना, विटीकल्चर। जो बेस्ट क्वालिटी वाइन्स जो होते हैं वो आपके यहीं से आते हैं, ठीक है। वाइन्स मतलब ग्रेप वाइन्स। आपको मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर से ही आप अवेल कर सकते हैं, है ना। और जो ग्रेप्स मतलब इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं उनके रेजिन्स बन जाते हैं, है ना, उनके रेजिन्स बन जाते हैं। और मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में आपके फ्रूट्स बेसिकली ग्रो किए जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली आपको फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर जो है अच्छा होता है, मॉडरेट होता है ना, और उस टाइम डिमांड में भी रहता है, इसलिए आपका फ्रूट्स ज़्यादा ग्रो किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका, अब हम आते हैं मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर पे, ठीक है। अब आपका आता है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। इसमें स्पेशलाइज्ड क्या क्या है आपको, फ्रूट्स, ठीक है, फ्लावर्स एंड फ्लावर्स इसका स्पेशलाइज्ड सेक्टर है, ठीक है। इसमें आपका कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव भी है, ये लेबर इंटेंसिव भी है, सही है। इसमें HYV का यूज़ किया था। HYV मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी आपको अच्छा रखता है, मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी आपको अच्छा रखना पड़ता है। और हम बोल सकते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए। ये आपका मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर है। ये बेसिकली जो है आपका प्रैक्टिस किया जाता है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप, फिर आपका मेडिटेरेनियन जितने रीजन्स है वहाँ प्रैक्टिस किया जाता है ना। अब आपका नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। आगे पढ़ते हैं। आपका आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल्स जब एक साथ कोप अप करते हैं, मतलब कोप अप ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। जब बहुत से इंडिविजुअल फार्मर्स हो सकते हैं, बोल सकते हैं इंडिविजुअल फार्मर्स, या फिर जो मतलब बेसिकली जो फार्मिंग करते हैं वो जब एक साथ मिल के अपने रिसोर्स को जब मिलाते हैं और रिसोर्स को मिला के एफिशिएंट फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब फ़ायदा क्या है? जो फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब एफिशिएंट वैल्यू में आपका सेल हो जाता है ना, एफिशिएंट वैल्यू में निकल जाता है, ताकि फार्मर का कोई नुकसान ना हो, और अगर फार्मर का कुछ नुकसान होता भी है किसी फ्लड से, किसी भी फेमाइन से, तो उसका जो भरपाई के लिए जो और भी जो फार्मर्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं हेल्प करने के लिए, और आगे बढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग, सही है। अब हम आते हैं कलेक्टिव फार्मिंग पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव फार्मिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक फार्म
मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक फार्म मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसमें कोई पर्सनल ओनरशिप नहीं होता है, ये आपका होता है सोशल ओनरशिप। ये सोशल ओनरशिप ऑफ लेबर एंड लैंड, और हम रिसोर्सेज बोल सकते हैं, है ना। इसमें आपका सोशल ओनरशिप होता है, ठीक। जो फार्मर्स है उनको थोड़ा कुछ टैक्स पे करना होता था। ये आपका बेसिकली सोवियत यूनियन के टाइम का प्रोसेस है, या फिर हम बोल सकते हैं सोवियत यूनियन के टाइम का ये कलेक्टिव फार्मिंग जो है एक तरीका है फार्मिंग करने का, है ना। इसका क्या है, फार्म मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक। सोशल ओनरशिप होता है। सोशल ओनरशिप मतलब मतलब कोई भी रिसोर्स किसी का पर्सनल नहीं है, ठीक है ना। सब पे सब उस पर सबका हक है, ठीक है। और सोशल ओनरशिप ऑफ लेबर होता है और रिसोर्सेज होता है, ठीक है ना। और जो फार्मर्स को कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, उनको एक लैंड दिया जाता है, उस पर वो लोग अपना कल्टीवेशन करते हैं। जो फार्मर्स को कुछ टैक्स देना पड़ता है, जो जो मतलब जो प्रोड्यूस आता है उसमें से कुछ टैक्स देना पड़ता है, और जो मशीनरी यूज़ करते हैं वो लोग उसके ऊपर भी कुछ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क होता है उनको पे किया जाता है कैश में और काइंड में। मतलब कुछ कुछ फार्मर्स जो है, जो स्किल्ड फार्मर है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क दिखाते हैं, तो उनको कैश व काइंड में पेमेंट दिया जाता है, सही है। बेसिकली ये क्या बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं माइनिंग पे, ठीक है। एग्रीकल्चर का पोर्शन अब यहाँ पे ख़त्म होता है ना। अब हम आते हैं माइनिंग पे। मैंने आपको बोला था एग्रीकल्चर का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, तो यहाँ ख़त्म होता है। अब हम आते हैं माइनिंग पे। माइनिंग क्या है, मतलब माइनिंग मतलब क्या, खुदाई, है ना। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके हम बेसिकली माइनिंग करते हैं। तो माइनिंग का इम्पोर्टेंस कब से बढ़ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बढ़ा। माइनिंग का इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बढ़ने लगा, जब इंडस्ट्री सेटअप होने लगे और इंडस्ट्री को क्या चाहिए था अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्री को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल्स। किस काम के लिए, अपने प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए और मार्केट में उनको बेचने के लिए, है ना। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ बने, ठीक है, जिनके वजह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को भी इम्प्रूव किया गया, ताकि जो रॉ मटेरियल्स आए और क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स आए और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो मार्केट से बाहर जाए, है ना। तो माइनिंग का इम्पोर्टेंस तब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही आपका बढ़ गया, है ना। कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो माइनिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। बेसिकली दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ग्रेड और साइज ऑफ और दूसरा जो फैक्टर्स है डिमांड, है ना, हम डिमांड बोल सकते हैं। तो दो फैक्टर्स है, ग्रेड साइज ऑफ और ग्रेड और साइज ऑफ ओर। जो ओर है, जो खनिज पदार्थ है, उसका ग्रेड क्या है, कौन से ग्रेड का है, और उसका साइज क्या है, और मार्केट में डिमांड, इन दोनों फैक्टर्स इफेक्ट करता है माइनिंग को, है ना। कौन सा टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं ये भी इफेक्ट करता है ना। आते हैं मेथड्स ऑफ माइनिंग पे। माइनिंग के मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ माइनिंग, मेथड्स ऑफ माइनिंग, ठीक है। जब मिनरल्स जो है, मिनरल्स सरफेस पे मिल जाते हैं, ठीक है, जब मिनरल्स का ऑकरेंस सरफेस पे होता है तो फिर हम बोल सकते हैं जो सरफेस मिनरल्स होते हैं उनको निकालने के लिए कॉस्ट भी कम पड़ता है, ठीक है, और मेहनत भी कम पड़ता है। तो उसका जो प्रोसेस होता है वो आपका होता है ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। सरफेस मिनरल को जो हम निकालते हैं ओपन कास्ट माइनिंग से, ठीक, उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल यूज़ होता है, वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। और जो लेबर का कॉस्ट भी है वो भी कम होता है। पर जो मिनरल्स है वो जब सरफेस के नीचे होते हैं, जो सरफेस के नीचे होते हैं उसको निकालने में मेहनत होता है, ठीक है।
और जो उसका कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है ना। तो उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका सॉफ्ट माइनिंग बोल सकते हैं, या फिर सॉफ्ट मेथड बोल सकते हैं। उसको हम बोल सकते हैं सॉफ्ट मेथड, है ना। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अब माइनिंग से धीरे धीरे हट रहे हैं, क्योंकि माइनिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और हमें कितना मिलेगा, जो आउटपुट कितना आएगा उसका कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा ही मिल सकता है। और देखा गया कि इतना खर्चा करने के बाद बहुत कम जो अमाउंट है वो मिला है, ठीक है ना। तो माइनिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो माइनिंग धीरे धीरे मतलब छोड़ दे रहे हैं, पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर डेवलप बनना है तो थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो रिस्क लेने के लिए तैयार है और अभी भी माइनिंग चालू है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में इतना ही है। तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट दिन।